लोहार हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, जो मेहनत कश लोग हैं। ये सब रचनाएं उन्हीं की हैं। पत्थर का काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, सीमेंट का काम, कोई पंडित जी नहीं हो। चमड़े का काम। राजा रवि वर्मा ने बड़ा काम किया है, लेकिन उन्होंने महाभारत और रामायण के मिथक पेंट किए, लेकिन लाल रत्नाकर असली भारत पेंट कर रहा है। भारत में जो भी कलाएं हैं, अजंता, एलोरा, खजुराहो, जितनी भी कलाएं हैं, कहीं कलाकार का नाम आता है? तो ये वही लोग थे, बहुजन के लोग थे। नायकों ने, ब्राह्मण कहीं पत्थर काटेगा, वो तो काटेगा तो दूसरा कोई उस पर तिलक लगा के अपना नाम लिख देगा। पूरा आर्टिजन जितना है, चाहे सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, कपड़ा, चमड़ा, जितनी भी चीज़ें हैं, सब यही लोग कर रहे हैं। पीएचडी होने के बाद या कि नौकरी तलाशी जाने लगी। हम लोग ऐसी जाति से आते थे कि उसके लिए स्पेस नहीं था। वहाँ भी जाति थी, कला तो बचपन से पैदा तो जहाँ से हुआ वहीं से जाति थी। मैं इस समय दिल्ली के आर्ट गैलरी में हूँ और मेरे साथ एक छुपी हुई प्रतिभा, आप सब जानते हैं कि कला जगत में डॉक्टर लाल रत्नाकर एक बड़ी हस्ती हैं, बड़ा नाम है। इनको भारत के ग्रामीण जीवन का पिकासो कहा जाता है। इन्होंने ग्रामीण जीवन को जिस तरह से उकेरा है, वो पेंटिंग्स भी आप देख ही रहे हैं। और आज 7 दिनों का जो प्रदर्शनी थी दिल्ली में, ठीक संसद भवन के पास, जिसका नाम था मोहब्बत का रंग। मैंने जो पूरी प्रदर्शनी देखी है, आप भी जो देख रहे हैं, जो दूसरे स्क्रीन पर विंडो में आप देख रहे हैं, ग्रामीण जीवन और उसमें महिलाओं का जीवन उकेरा गया है। एक कलाकार की जो छायाचित्र होती है, ऑयल पेंटिंग है ये वुडन फ्रेम में, और उसमें कलाकार की ज़िंदगी और उसके अपने अनुभव और उनका जो पूरा सोशल बैकग्राउंड होता है वो भी मिलता है। तो महिलाओं को जिस तरह से उनके जीवन के हर रंग को दिखाया गया है, वो पेंटिंग्स भी देखिए और सर से भी बात करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और 7 दिनों की प्रदर्शनी थी, अद्भुत है ये सब। मतलब ये आपके जीवन की प्रदर्शनियों की अगर बात करें तो कौन सी प्रदर्शनी थी, कितने नंबर पर है? धन्यवाद भाई। और मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ कि ये सूचना आपको समय से नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं सर, मैं फिर भी आ गया। ये जो मेरी प्रदर्शनी है, ये संख्या तो अभी मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एकल प्रदर्शनियों में ये कम से कम 12वीं 13वीं प्रदर्शनी होगी, क्योंकि 3 बार तो मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में कर चुका हूँ, कईयों बार दिल्ली में कर चुका हूँ, इसमें भी दूसरी बार कर रहा हूँ जी। लेकिन और फिर बंगाल, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, डिफरेंट शहर में। लेकिन ये जो हमने प्रदर्शनी की मोहब्बत के रंग का, चूँकि आज जहर फैला हुआ है समाज में, और गांव भी इस जहर से प्रभावित हो रहा है। वहाँ भी मार काट आए दिनों, नाना प्रकार की चीज़ें। तो मुझे लगा कि कहीं ये जो लोग हमारे गांव के लोग हैं, वो कहीं उसमें उजड़ न जाएं, और इन चित्रों को कम से कम दिल्ली में दिखाया जाए कि भाई ये मोहब्बत वाले लोग हैं, इनको मारो काटो मत, इनका उपकार करो, इनकी शिक्षा, इनका जीवन, इनका स्वास्थ्य सुरक्षित करो। तो मुझे लगा, और फिर मैं जब गैलरी में आया तो बहुत शार्ट टाइम पे मुझको ये गैलरी मिल गई, और चारों गैलरी खाली थी। तो मुझे 15 से 21 तक के लिए इन्होंने दे दिया। अब इससे आप समझिए कि 4 गैलरी में पेंटिंग लगाना, एक कलाकार एक गैलरी में पेंटिंग लगा ले भारी पड़ता है, चारों गैलरी में पेंटिंग लगाना। मैंने सुना आप बचपन से कलाकृतियों के, मतलब पेंटिंग के शौकीन थे, कैसे सफ़र शुरू हुआ? हाँ, अगर ये सफ़र पे आए तो मेरे पिताजी की राइटिंग बहुत अच्छी थी और वो लिखते बहुत अच्छा थे, और जो बनाते थे, कुछ ड्राइंग वगैरह भी बना देते थे बहुत सुंदर। तो वहाँ से मैं प्रेरित हुआ, मैं भी अपनी कागज़ पे, कापी पे, और फिर उसे धीरे धीरे कुछ जब समाज के लोग थे वो चित्र बनाते थे, तो मैं देखा देखी बनाने लगा। और फिर पता चला कि घर से जब चित्र बनाने लगा तो डांट पड़ने लगी कि साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन इंटरमीडिएट आते आते वो सारा सपना ध्वस्त हो गया, और मैंने अंत में कहा कि मैं ड्राइंग ही पढ़ूंगा। तो मुझे फिर ड्राइंग पढ़ाया गया, ग्रेजुएशन कराया गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया गया, पीएचडी कराई गई। आपने फाइन आर्ट्स में पीएचडी की? हाँ, फाइन आर्ट्स में पीएचडी की। कला इतिहास में पीएचडी होती है, फाइन आर्ट वगैरह में तो पीएचडी का मतलब जो पीएचडी होती है वही माशाअल्लाह है। तो फाइन आर्ट तो एक अलग चीज़ है, वो प्रैक्टिकल विधा है, उस पर पीएचडी करने का बड़ा कुव्वत अभी कम से कम दुनिया के बहुत सारे काम उसमें है। तो मैंने लोक कलाओं पर पीएचडी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से करी। हमारे जो गुरु थे प्रोफेसर आनंद कृष्ण राय कृष्णदास के बेटे थे। राय कृष्णदास कला के बहुत बड़े पंडित थे, और
आनंद कृष्ण उनके पुत्र होने के नाते उनको पूरी कलात्मक समझ थी। तो वो पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा कि मैं पीएचडी करूंगा तो आप ही के अंडर में करूंगा। तो उन दिनों राय कृष्णदास जी जिंदा थे। मैं एक दिन उनके घर चला गया और उनको बताया कि मैं गांव से आया हूं, पीएचडी करना चाहता हूं। तो जब दोपहर में आनंद जी यूनिवर्सिटी से आए तो राय कृष्णदास ने कहा, भाई देखो ये लड़का गाँव से आया है, इससे फोक पे काम कराओ, जौनपुर में बहुत चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, पत्थर के कोलू, लकड़ी के काम, ये वो। तो कहे ठीक है लाल रत्नाकर, कल तुम डिपार्टमेंट आना, हम तुमसे बात करेंगे। फिर मुझे एक रास्ता मिला और मैं चला आया। फिर दूसरे दिन उनसे गया तो कहे, भाई देखो तुम तो पिताजी के यहाँ चले गए और उनका आदेश हो गया तो मैं तो काम कराऊंगा। फिर मैंने अपना सिनॉप्सिस दिया, ये दिया, और उन दिनों पास हो गया सिनॉप्सिस मेरा, और मैं लग गया, देखना शुरू किया। फिर वो मुझे गाइड करना शुरू किया, एक एक चीज़ें उन्होंने बताई कि कैसे लोक है, लोक में जो उसकी तमाम परंपराएं हैं कैसे लोक से बनी हैं, बनाने वाले कौन हैं, लोहार हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, जो मेहनत कश लोग हैं। ये सब रचनाएं उन्हीं की हैं। पत्थर का काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, सीमेंट का काम, कोई पंडित जी नहीं हो, चमड़े का काम, कपड़े का काम, सड़क, बिल्डिंग, इमारत, जो बिना पंखी, मौनी, भौकी, मतलब गाय की सेवा भी उन्हीं के हिस्से भाई। हाँ, महावर, गोदना, ये जितनी चीज़ें हैं सब उन्हीं की थी। और ये इस पर हमला हो रहा था, बड़ा ज़बरदस्त हमला हो रहा था। बाज़ार से डिज़ाइन आ रही थी, तमाम चीज़ों को बदला जा रहा था। तो मैं ढूंढते बड़ा रिच सामग्री इकट्ठा की, बड़े खुश हुए वो, हर एक चीज़ को लेकर के उन्हें बहुत आनंद आया। तो हमारी पीएचडी हो गई। पीएचडी होने के बाद की नौकरी तलाशी जाने लगी कि कहाँ जाएं, जिस यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहाँ सब पता चला कि कोई मरियल सा मुर्दा सा आदमी है तो उसको ले लेते थे, पंडित होना चाहिए। हम लोग ऐसी जाति से आते थे कि उसके लिए स्पेस नहीं था। वहाँ भी जाती थी कला, तो बचपन से पैदा तो जहाँ से हुआ वहीं से जाति थी। पर हम लोग आएंगे उस पर। हाँ। इस पेंटिंग में भी जाति का दर्द मैंने देखा है कई जगह में। हाँ। तो देखिए वो जो समग्र जो जीवन था हमारा, वो इस हादसे से गुजरा है। हालांकि हम लोग खाते पीते घर के थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन थी जाति पीछा नहीं छोड़ रही थी। और जो जाति, भारत के पिकासो के साथ जाति घूमती रही। जातियों में जो जातियां थीं, जिनको हम बुआ कहते थे, जिन्हें हम मौसी कहते थे, जिन्हें हम दादी कहते थे, जिन्हें हम नानी कहते थे, उनकी विविध जातियां थीं। वो अगर गडरिया हैं तो भी हमारी नानी हैं, वो अगर नाई हैं तब भी हमारी बुआ हैं, वो धोबईन हैं तब भी हमारी मौसी हैं। तो वो एक समाज था, बृहद समाज था। जब मैं बड़ा होने लगा, पीएचडी हो गई, तो मुझे लगा कि भाई इनको तो छोड़ दिया है, पूरे सिस्टम ने छोड़ दिया। पढ़ाया कहाँ? हाँ, फिर उसके बाद नौकरी कहाँ से? नौकरी तो आता हूँ नौकरी पे। फिर मैं एक पीएचडी में जब था और लगभग पीएचडी कंप्लीट होने वाली थी, तो एक अमेठी में एक कॉलेज में जगह निकली, उसके वो राजा रणजय सिंह और संजय सिंह का कॉलेज था। तो जब मैं गया तो मैं राजा साहब का एक स्केच कर दिया, और दोहरी टोपी पहनते थे, डबल हाइट की। तो मैंने स्केच किया तो उन्होंने देखा कि अरे तो मेरा चेहरा बन गया। फिर उस चित्र को उन्होंने अपने शीशे के नीचे रख लिया। तो जो भी उसे सिफारिश कराने आता था, मिलने आता था, तो कहते थे कि भाई आप ऐसा चित्र बना दीजिए, आपको रख लेंगे। कोई नहीं बना पाया। माइलस्टोन हो गया। अब वो संजय सिंह से भी उन दिनों पावर में थे, लोग सिफारिश करते थे, कहे भाई वो हमारे बस का नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी जो है अपना अर्जी लगा रखा है और उस पर सुनवाई चल रही है, आप जाइए वहाँ अपना देखिए जैसे भी हो। मैं इंटरव्यू देने आया तो इंटरव्यू में कोई आर्ट एक्सपर्ट नहीं था, एक संस्कृत के पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि आप गांधी बना सकते हैं। हमने कहा मैं आपको बना सकता हूँ, गांधी क्या होता है। राजा साहब मुस्कुराए और कहे कि अरे हाँ, जान लिया जाए, परख लिया जाए, विद्वान आदमी का सिलेक्शन होना है, परख लिया जाए। तो उनका अगर नहीं आप गांधी जी बना दिए। हमने कहा ठीक है। मैंने गांधी एक लाइन खींचा और चश्मा बनाया, नाक बनाया, टक से गांधी बन गए। तो मैं एक चित्र ले गया था बुद्ध का, और वो पूछे कि ये कैसे बना है। हमने कहा कि ये वाला तो एनामल पेंट से बना है और जो असली वाला इसका है वो भित्ति चित्र है। तो अब वो जो है कि राजा साहब का हो गया, और जान लिया जाए तो हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। पहले सबको पता था कि इन्हीं का सिलेक्शन होगा। मैं पहुंच गया साहब। अब अमेठी में मैंने एक अलग सामाजिक जो संदर्भ था उसको देखा। एक तो राजा, जातियाँ, और फिर वो पावर का, और वहाँ कैसे लोग कितने आक्रमणकारी और कितने शातिर लोग थे, वो सब मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला। फिर इसी बीच कुछ दिन मेरा चला, फिर हायर एजुकेशन कमीशन से मेरा सिलेक्शन हो गया डिग्री कॉलेजेस के लिए। फिर मैं चला आया इधर दिल्ली की तरफ, मुझे भेज दिया गया। तो मैं गाज़ियाबाद में आके, जब गाज़ियाबाद आ गया तब दिल्ली करीब हो गया।
और उसी बीच राजनीति में भी गया, चुनाव लड़ा और ये देखा वो देखा, सब होता रहा। लेकिन जब दिल्ली आया तब मुझको गैलरियों में आना शुरू किया। तो ललित कला अकेडमी गैलरी में एक साहब हुआ करते थे सचिव, वो भी प्रोफेसर थे कहीं। तो मैं उनसे कहा कि मैं एग्जीबिशन करना चाहता हूँ। अरे वहीं गाजियाबाद में कहीं लगाओ गालो। तो बड़ा गड़बड़ हुआ। फिर खैर मैंने अप्लाई किया, गैलरी मिली 96 में मैंने एग्जीबिशन बड़ी की। देवेंद्र प्रसाद मंत्री थे, उनको बुलाया, लोगों ने देखा, बहुत बड़ी एग्जीबिशन किया। फिर कंबोज साहब यहाँ से रिटायर हो गए। फिर मैंने गाजियाबाद में बड़े कार्यक्रम करने शुरू किए। तो किसी ने मुझसे सिफारिश की कि कंबोज साहब को भी वर्कशॉप में बुला लो। हमने कहा कंबोज साहब को तो कुछ आता जाता नहीं, उनको क्यों बुला लें, वो तो ललित कला अकेडमी का सत्यानाश कर गए हैं। तो ये जिन लोगों को पावर था, जिन लोगों के पास था, वो अपने लोगों को ही घुसने नहीं देते थे। तो ये करते कराते साहब मैं फिर देश की जितनी भी बड़ी बड़ी गैलरियाँ हैं, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे ललित कला हो, चाहे आईफेक्स हो, चाहे हैदराबाद हो, सब जगह, अमृतसर हो, सब जगह मैं अपनी प्रदर्शनियाँ किया। और यही इन्हीं अपने गांव के लोगों के साथ। तो बहुत सारे अखबारों ने लिखा, पूरब के लोग और ताज़ा जो है ताज़ा पानी वाली औरतें जो मटका उटका लेके चलती हैं, फिर दूध घी गाय भैंसे, बहुत सारे कमेंट आए, हज़ारों उस पर लिखा लोगों ने। अब इसके बाद अब दिल्ली में, अब जो दिल्ली की जो नई दुनिया बनी है जिसमें स्वच्छ भारत बनाया जा रहा है, मैं गाजियाबाद शहर को, चूँकि वहाँ प्राध्यापक था तो वहाँ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस शहर को कला का शहर बनाया जाए। तो उससे लाभ ये हुआ कि हमारे बच्चे जो थे वो सब बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिले। मैंने वहाँ बड़े बड़े कैंप कराए, बहुत सारी चीज़ें किया। तो मेरे बच्चे पूरी दुनिया घूम के आए, उनसे मिल करके आर्ट क्या होता है। अब मैं 20 में हो गया खाली। अब खाली होने के बाद हो गया कोरोना से पहले मेरी एग्जीबिशन होनी थी जहांगीर में, तो वो थोड़ा 1 साल 2 साल टाइम दिया। तो 22 में फिर हमने किया। तो उस समय भी तमाम प्रतिबंध थे, बाहर के लोगों का आना मना था, तो बहुत सक्सेस एग्जीबिशन नहीं हुई। दिल्ली में बहुत दिनों से मेरी प्रदर्शनी 12 के बाद नहीं हुई थी, 2012 या शायद 21 से 12 के बाद। तो 12 में ललित कला में किया था बड़ी एग्जीबिशन। अब मुझे लगा कि दिल्ली में भी एक शो करना चाहिए। अब इस चक्कर में कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं और मोहब्बत का जो है वो बेच रहे हैं, तो हमने कहा कि उनके दुकान में शायद रंग नहीं है मोहब्बत का, तो मैं एकदम पड़ोस में ले चल के मोहब्बत का रंग लगाता हूँ। तो मोहब्बत का रंग लेके आया, उनको रिक्वेस्ट भी किया। तो वो उनकी व्यस्तता चूँकि चुनाव की हो गई। पहले यह था कि 10 तक चुनाव सारे निपट जाएंगे, लेकिन इसी बीच चुनाव आ गया। उनकी एक चिट्ठी आ गई कि साहब मैं तो चुनाव के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। अखिलेश जी के 13 तक चुनाव थे, उनसे रिक्वेस्ट किया, वो भी तैयार थे, मगर उनके 20 तक बढ़ा दिया। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे लोग इस मोहब्बत के रंग में न आ पाएँ, इसलिए चुनाव कमीशन भी गड़बड़ करता गया। खैर जो भी हुआ, तो मैं प्रोफेसर कांचा इलैया को बुलाया था और पद्मश्री राम सुतार जी आए। और एक बड़ी पहली बार मुझको लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कांचा ने कहा कि राजा रवि वर्मा ने बड़ा काम किया है, लेकिन उन्होंने महाभारत और रामायण के मिथक पेंट किए, लेकिन लाल रत्नाकर असली भारत पेंट कर रहा है। वही मैं उसी पर आ रहा था कि मैं तो कहीं रहा हूँ, मैं एडजेक्टिव दे रहा हूँ कि आप भारत के पिकासो हैं, जिसने भारत के ग्राम्य जीवन को और शहरी जीवन को समझा है। और ख़ासकर जो शोषित वंचित जो हाशिए के लोग हैं 90%, उनको जिस तरह से आपने कह रहा है, जो मेहनत कश लोग हैं। लेकिन कला में भी जातियाँ ढूंढी जाती है। आपको लगता है कि वो मान सम्मान प्रचार आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप नहीं। देखिए, कला में आज से थोड़े, दुनिया के कलाकारों में कलाकार के नाम से उसकी कला पहचानी जाती है। लेकिन भारत में जो भी कलाएं हैं, अजंता, एलोरा, खजुराहो, जितनी भी कलाएं हैं, कहीं कलाकार का नाम आता है? कहीं आता है कलाकार का? क्योंकि वो मेहनतकश लोग थे। किसी कृति पे उनका नाम आता है? ओहो, इसकी वजह है कि जो पत्थर उकेरने वाला है, जो लकड़ी का काम, लोहे का काम करता है, उसकी जाति आरे आ जाती है। तो कला का नाम होता है, कलाकार का नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत गंभीर, और सोचिए कितनी शोधपरक बात है कि भारत के, हम पिकासो को जानते हैं, लेकिन भारत के कलाकारों में खासकर उन लोगों का नाम नहीं हुआ जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई है, क्योंकि वो मेहनत नाम कहीं पता है? जानते हैं किसी का? कौन था? ये तो बड़ा डिस्कोर्स, आपने बड़ा सवाल। हाँ, तो ये वही लोग थे, बहुजन के लोग थे। अभी मैं गया था पिछले दिनों औरंगाबाद की पहाड़ियों को जिन बहुजन के नायकों ने, ब्राह्मण कहीं पत्थर काटेगा?
वो तो काटेगा तो दूसरा कोई उस पर तिलक लगा के अपना नाम लिख देगा और बैठ जाएगा, माल आएगा वहाँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता इसमें। नहीं, अभी भी पत्थर का काम तो मेहनतकश लोग ही बहुजन ही कर रहे हैं। यस, तो ये जो पूरा केवल पत्थर नहीं साहब, पूरा आर्टिजन जितना है, चाहे सोना चांदी लकड़ी लोहा कपड़ा चमड़ा जितनी भी चीज़ें हैं सब यही लोग कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोले होंगे, लेकिन गैलरी तो सारी उन्हीं की है। गैलरी उनकी है, वो उन्हीं की संस्थाएं हैं, उन्हीं की सरकारी गैलरियाँ भी हैं और उन्हीं के बड़े बड़े मार्केटिंग भी उन्हीं के। मार्केटिंग तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। लेकिन चूँकि अब सवाल ये है कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव का जीवन है, जो इसको समझता है, विदेश के लोग तो समझते हैं, विदेश के लोगों को तो लगता है कि गांव को वो देखते हैं, हर जगह देखते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा हमारी पेंटिंग खरीद के ले गया तो वो कहा कि मैं जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया तो वही दुल्हनें नज़र आ रही थी जो हमारी दुल्हनें थी, जो उसके घर में टंगी हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो वर्ग विभाजन है, आप अक्सर, आपको भी मैं कुछ चित्रों में दिखाऊंगा, जैसे वो सामने का चित्र दिख रहा है तो उसमें आप देखें रंग भेद है। एक गोरा है तो एकदम एक काला है, एक गोरा एक काला। मैंने दोनों में सामंजस्य दिखाया है कि वो जो है समाज में वो बंटवारा नहीं है, लेकिन एक लेवल पर कुछ लोगों ने अपने लाभ हानि के लिए उसको बांट दिया है। सर, कितनी पेंटिंग अब तक आपके पास संग्रहित है जो आपने अपने जीवन भर? जिसको कहते हैं इस तरह से, जो मेरे पास बची हुई पेंटिंग्स हैं उसमें लगभग 500 पेंटिंग होंगी। 500 और है अभी? हाँ 500 है। मैं 500 पेंटिंग तो यहीं लाया हूँ, करीब 250 डिस्प्लेड है और 250 के करीब नहीं लग पाई, जगह ही कम थी। अगर इतनी दो चार गैलरियाँ और होती तो उसमें भी टंग जाती। अगर जो लोग इसको लेना चाहें, आपसे संपर्क करें तो कैसे संपर्क? देखिए, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, गूगल में डॉक्टर लाल रत्नाकर डालें और एड्रेस टेलीफोन नंबर सब मिल जाता है। गूगल महाराज। टेलीफोन नंबर बताना चाहें? हाँ, 9810566808, डॉक्टर लाल रत्नाकर फ्रॉम गाज़ियाबाद। अगर आप कला के शौकीन हैं और आप ग्रामीण जीवन को समझना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में कला का बहुत सम्मान है, लेकिन भारत में चूँकि जाति प्रधान देश है तो डॉक्टर लाल रत्नाकर जो हैं वो भारत के मूर्धन्य कलाकार हैं। मैं तो भारत का पिकासो कहता हूँ इनको, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम इनका देखा है, कई सारे। और ये तमाम काम आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। एक बड़ी प्रदर्शनी थी 15 से लेकर 21 तारीख तक, और आप अगर नहीं इसमें शामिल हो पाए तो कोई बात नहीं है। आप चाहें तो इन पेंटिंग्स को अपने घरों पर लगा सकते हैं, देख सकते हैं, इस कला के महत्व को समझ सकते हैं। और पूरा ग्रामीण जीवन उकेरा गया है, जिसमें गांव की महिलाएं हैं, गाय है, गोबर है, मेहनतकश लोग हैं, और उनका जो निश्चल व्यवहार है, उन जो मेहनत, जो इस देश के बनाने वाले लोग हैं। चूँकि डॉक्टर लाल रत्नाकर सर भी उसी समाज से आते हैं, मेहनतकश लोगों से, जिनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, तो वो भी दुख तकलीफ़ है उसमें। सौंदर्य भी है, कला भी है, तो हर चीज़ का मिश्रण है। आप ग्रामीण जीवन को अगर आप समझते हैं, चूँकि भारत गाँव का देश अभी भी है, 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं इस देश में, और महिलाओं के संघर्ष को, महिलाओं के मेहनतकश को, तो जो हाशिए के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, उन सबको उकेरा इन्होंने अपने कला से। और ख़ासकर जो ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये शादी डोली है, ये शादी ब्याह का है, तो ये अद्भुत है। ये थोड़ा ये अद्भुत है। और अगर आप जो लोग इंटरनेशनल आर्ट को समझते हैं, ये देखिए, ये जो है, ये भी तो क्रिएटिव है। तो ये तमाम चीज़ों का एक संग्रह है। आप जो भी लेना चाहें, चाहे अब आप क्रिएटिव लेना चाहें, चाहे तो वो सारे चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी। और प्रोफेसर लाल साहब ने पूरी ज़िंदगी जो मेहनत की है और जो उन्होंने पाया है, उसको इन रंगों से उकेरा है। और ऑयल पेंटिंग है ये। और आप अगर आप आयल एक्रेलिक वाटर सब है, आयल एक्रेलिक वाटर ड्राइंग सब है। तो अगर आप इन पेंटिंग के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि इसको लेना चाहते हैं, तो आप उनसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो मेहनतकश लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, और जिनको जाति की वजह से प्रचार प्रसार नहीं मिल पा रहा है, उन सब लोगों को आप तक पहुंचाई जाए।
सोचिए इस देश में कला से ज़्यादा महत्व जाति का है, इसलिए जाति की वजह से प्रचार प्रसार भी नहीं मिलता है। लेकिन प्रोफेसर रत्नाकर ने अपने अदम्य इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से इन सबको मात देकर भारत में एक बड़ी लकीर खींची है और ये ग्लोबली पहचाने जाते हैं, ग्लोबली जाने जाते हैं एक कलाकार के रूप में। आर्ट के एक मतलब मैं तो कहूँगा कि कला के क्षेत्र में भाषाओं का भी बड़ा प्रतिबद्धता है, शालीन भाषाएं रखनी पड़ती है। अगर उस लिहाज से कहूँ तो भारत के इकलौते और दुनिया के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। इसलिए मैं डॉक्टर रत्नाकर जी को भारत का पिकासो कहता हूँ। तो आप चाहें तो इन पेंटिंग को देख रहे हैं, इनसे संपर्क करके आप अपने लिए ले भी सकते हैं। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।